मैं कमलनाथ झा शिक्षा की बात हर शनिवार के दूसरे अंक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से जुड़े हैं जो शिक्षकों के प्रश्नों का जवाब देंगे। आज हमने पहला प्रश्न सीधे लिया है। सुनील कुमार राम एनपीएस पिपरती नागवंशी टोला बनियापुर सारण से हैं। सर ये पूछते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु क्या पूर्व प्राथमिक कक्षा जोड़ने पर विचार किया जा रहा है? वर्ग कक्ष में सीसीटीवी लगाने पर भी विचार करना चाहिए। और एक और प्रश्न सर इनका है कि प्रधानाध्यापक को एमडीएम योजना से पूर्णतः मुक्त करना चाहिए। इसे पंचायत स्तर पर मुखिया सरपंच वार्ड की जिम्मेदारी देनी चाहिए। देखिए, हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा हाई स्कूल्स में लगाया था और इसके अच्छे परिणाम हैं। और इस हाई स्कूल की शिक्षा में जो सुधार हुआ है उसको देखते हुए हम लोग अब उसके निचले क्लासेस में मतलब मोटा मोटी 8, 9, 10, 11 में हम लोग लगाने का प्लान है। इसमें बहुत खर्चा भी आता है, तो योजना है और चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको लागू करेंगे। दूसरा आपने प्रश्न पूछा था मिड डे मील का। देखिए, हम लोग को ये जानकारी है कि मिड डे मील में जो हेडमास्टर होता है, तो हेडमास्टर का बहुत समय उसका मिड डे मील बनाना, संचालन इसमें लगता है। अब विभिन्न राज्यों का हम लोगों ने अध्ययन किया और वहाँ देखा कि मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो अलग व्यवस्था है। मतलब वो हेडमास्टर उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, वो पाठन पाठन में ही इस्तेमाल रहते हैं। इसको हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने 10 जिलों में 2-2 पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट किया है, जिसमें जो हमारे हेडमास्टर हैं उनसे ये हट के अलग से व्यवस्था की गई है जो मिड डे मील का संचालन करेंगे। और हेडमास्टर केवल उन मिड डे मील संचालकों को केवल संख्या कितने बच्चे आए हैं वही केवल इंगित करेंगे। तो इससे हमको लगता है कि जो हेडमास्टर है जिसका मूल काम है टाइम टेबल निर्धारण करना, शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करना और समय पे क्लास चल रही हैं, टीचर समय पे आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। ना कि खाना क्या बना है, आज खाना में क्या बन रहा है, खाने का मतलब कहाँ से सब्जी आएगा, कहाँ से दाल आएगा, कहाँ से मसाले आएंगे। तो मेरा विचार है कि ये सब जो इश्यूज़ हैं उससे वो मुक्त हो सकते हैं। हम लोग अभी पायलट ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसके जो आउटकम होंगे और जो भी इसका फलाफल होगा उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। एक वो पूर्व बालपन शिक्षा की बात इसी वाला भी स्कूल से जोड़ने की बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या ऐसा संभव है कि हम अर्ली प्राइमरी एजुकेशन जैसे नर्सरी केजी 1 केजी 2 जैसे विद्यालय में चलता है? देखिए, प्री प्राइमरी अभी भी हम लोग का जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो उसके द्वारा संचालित है। हम लोग केवल फर्स्ट से ही शुरू करते हैं, इसलिए दोनों का दायित्व अलग है। सर ये दूसरा सवाल साजिदा खातून उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाहूगंज ठाकुरगंज किशनगंज से पूछ रहे हैं। इनका प्रश्न है कि मैं एक गांव की शिक्षिका हूं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती हूँ, किंतु बच्चों के माता पिता केवल बच्चों को पैसे और खाने के लिए विद्यालय भेजते हैं और वह बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। उन्हें कॉपी नहीं देते हैं, परंतु बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हैं और मैं पढ़ाने के लिए, और सरकार जितना कॉपी दे रही है बच्चों को पूरा नहीं हो पा रहा। इस वजह से गृह कार्य बच्चों को कैसे दिया जाए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मैं क्या करूं? सवाल। देखिए, पहले तो हम लोगों ने एक संशोधन किया है जो अगले साल जो FLN किट है, जो लर्निंग किट है, उसमें हम लोगों ने 2 कॉपियाँ एक्स्ट्रा कर दी सब क्लासेस के लिए कि हमको लगा जब हम लोग गए कि जब पढ़ाई देख रहे थे तो बच्चे कॉपी के अभाव में एक ही कॉपी में अनेक सब्जेक्ट्स भी लिख रहे थे। तो हम लोगों ने ये बात कहा कि भाई देखिए, हर सब्जेक्ट का हर कॉपी अलग होता है और यह टीचर को सुनिश्चित करना है कि मैथ्स का क्लास में मैथ्स का कॉपी होगा, इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश की कॉपी होगी, हिंदी की क्लास में हिंदी कॉपी होगी और बाकी जो सब्जेक्ट है साइंस की कॉपी में साइंस की क्लास होगी। लेकिन हम लोगों ने ये देखा कि एक ही कॉपी में अनेक सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे और होमवर्क भी अनेक सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे। तो हम लोगों ने एक परिवर्तन किया है, अगले बार जो FLN किट का सेट है उसमें 2 कॉपी एक्स्ट्रा कर दी है और इस बार हर कॉपी में हम लोग ये स्टिकर लगा के भेजेंगे कि ये किस सब्जेक्ट की कॉपी है, ताकि ऐसा ना हो कि हिंदी कॉपी में इंग्लिश लिखने लग जाएंगे, इंग्लिश कॉपी में कुछ और लिखने लग जाएंगे और मैथ्स की कॉपी में कुछ और लिखने। तो उसमें स्टिकर रहेगा कि ये फलाना सब्जेक्ट की कॉपी है और इस सब्जेक्ट की कॉपी में यही आपको लिखना है।
दूसरा ये है कि हम लोग जो स्कॉलरशिप भी देते हैं, देखिए हम लोग एफएलएन किट देते हैं, बैग है, सामान देते हैं, मिड डे मील है। इसके अलावा देखते होंगे स्कॉलरशिप भी हम लोग देते हैं। स्कॉलरशिप से ये उम्मीद की जाती है कि जो पठन पाठन में जो अन्य खर्च होता है, या एक्स्ट्रा कॉपी है, या एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करना है, या कुछ खरीदना है, ये स्कॉलरशिप पैसे से किया जाए। तो ये मेरा अनुरोध माता पिताओं से है कि जो स्कॉलरशिप की पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, उससे बाकी जो शैक्षणिक सपोर्ट है उसमें उसका उपयोग करें। और ये ज़रूर बहुत कठिनाई, ये मतलब टीचर्स, मैं ये खातून जी से मैं अग्री करता हूँ कि ये पेरेंट्स को ही अग्री कराना पड़ेगा। मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग में बताना पड़ेगा कि भाई आपके बच्चे के पास ये कॉपी नहीं है, खरीद के दीजिए। तो जो पेरेंट टीचर मीटिंग बार बार हम लोग इन्फोर्स करते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल है शिक्षा में, पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में इन्फोर्स करेंगे कि भाई आपका बच्चा ये कॉपी नहीं लेकर आया है, या ये कॉपी का अभाव उसको है, आप उसको खरीद कर दीजिए। हम लोग तो सरकार के एक सीमित सब्जेक्ट वाइज किताब दे सकती है, लेकिन अगर अतिरिक्त किताब देना पड़ेगा, यह तो पेरेंट्स को ही अपने स्कॉलरशिप पैसा जो सरकार द्वारा दिया जाता है उससे व्यय करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। ये एक सवाल है जो संगीत शिक्षक है चंद्रकांत कुमार, ये यूएचएस घाघरा बखरी बेगूसराय से है। ये संगीत से संबंधित है, कुछ स्टेटमेंट भी है सर उनका कि बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से यथासंभव 100% प्रयासों के बावजूद न ही विद्यालय परिवार संगीत शिक्षक का सदुपयोग करके बच्चों को लाभ पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, और न ही अभिभावक गण समझाने के बावजूद बच्चों की भलाई के लिए जागरूक हो रहे हैं। महाशय, कम से कम शुक्रवार शनिवार को भी विधिवत संगीत शिक्षण कार्य विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित हो तो बच्चों में सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो संगीत का जो क्लास है वो वीकडेज में भी था और शनिवार को भी था। तो ये हेडमास्टर पर निर्भर करता है कि वो संगीत का क्लास कब लगाता है। देखिए संगीत भी आपकी शैक्षणिक व्यवस्था का अहम अंग है, इसको अलग नहीं देख किया जा सकता है कि ये नोटबुक से संबंधित नहीं है, ये किताब से संबंधित नहीं है। तो बस ये जो हेडमास्टर सब हैं, ये अपने जो संगीत, ठीक है संगीत टीचर एक ही होगा और कहीं तो संगीत टीचर हो भी नहीं, होगा भी नहीं, तो कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो हेडमास्टर ऐसी व्यवस्था करें कि वीकडे में भी एक क्लास कम से कम हर बच्चा कम से कम संगीत का ज्ञान उसको हो। तो ये हेडमास्टर पर निर्भर है, ये हम लोगों ने ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया है। तो संगीत क्लास होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए और हर बच्चे को अटेंड करना चाहिए, और समय निर्धारित हेडमास्टर करेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग यहाँ से मुख्यालय स्तर से करेंगे। हेडमास्टर अपने यहाँ पे निर्धारित करें, और संगीत टीचर जो भी लोकल है, जो भी बहुत सारे लोकल लोग संगीत सिखाने के लिए इच्छुक होंगे अपना सिखाएंगे, या फिर जो हेडमास्टर जो टीचर है संगीत शिक्षक हैं अगल बगल स्कूल में वो आके सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक सवाल है जो बहुत दूर दराज के विद्यालय से है, रत्नेश कुमार मिश्र, विद्यालय अध्यापक है, नंदकेश्वर सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय पकड़ी अमोलवा पश्चिमी चंपारण। सर इनका सवाल है कि अंकित करना है कि बिहार में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक नहीं होते। वे लोग वर्ग से 9 से 12 तक की कक्षा में कंप्यूटर की कक्षाएं ले रहे हैं। यद्यपि 11-12 का सिलेबस तो एससीईआरटी के द्वारा दिया गया है, परंतु 9-10 का सिलेबस नहीं है। सीबीएसई या अन्य बोर्ड में कक्षा 2 से ही कंप्यूटर की कक्षा बच्चों को दी जा रही है। ग्रामीण परिवेश में बच्चों में मुख्य विषयों को लेकर काफी सजगता देखी जाती है, परंतु बिहार बोर्ड में कंप्यूटर मुख्य विषय नहीं होने के कारण विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर इतनी सजगता नहीं देखने को मिल रही। मासिक अथवा सावधिक परीक्षाओं में भी कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा को शामिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण विद्यार्थियों में कंप्यूटर विज्ञान विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती। विभाग इस संबंध में क्या राय है? देखिए कंप्यूटर की इस बार पहली बार हम लोग बुक छाप रहे हैं, और एक ही बुक है, मतलब वो वर्गवार किताब नहीं छाप रहे हैं इस बार पहली बार। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि क्योंकि हम लोग पिछले सालों में कंप्यूटर का किताब नहीं छापे हैं, तो एक ही किताब 6, 7, 8, 9, 10 के लिए एक ही किताब छापे हैं, और हमने 6, 7, 8। तो ये हम लोगों का है कि जो 6, 7, 8 है, इनको
नए सिरे से कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए। और एक कंसोलिडेटेड बुक है जिसमें अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, सबका मिश्रण है। और ये एक तरीके से इसको मतलब ब्रिज कोर्स की तरह है कि जो बच्चे छूट गए होंगे या कंप्यूटर ज्ञान से अछूते रह गए होंगे, तो 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं वो सब एक साथ एक ही स्तर का कंप्यूटर ज्ञान ले लें। तो इस साल से हम लोगों ने शुरू किया और धीरे धीरे इसको अब हम नीचे लाएंगे, मतलब 6 है, फिर 5 है, 4 है, तो ये धीरे धीरे लाएंगे। लेकिन अचानक अब हम, क्योंकि ये 6, 7, 8 वाले तो बच्चे छूट गए बहुत साल से, तो पहले इनका ब्रिज हम करेंगे और फिर नीचे नीचे लाएंगे। तो इसको इस साल से हम लोग कंप्यूटर ज्ञान पे विशेष ध्यान हमको ये है कि हर बच्चा जो 8वीं तक पहुंचे उसको कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जूनियर क्लासेस में ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे, बट अभी वो स्थिति नहीं है। और उसमें राशि भी लगेगी। अगर आप प्राइमरी स्कूल में कंप्यूटर लाने की बात है तो आपको हो सकता है टैब यूज़ करना पड़ेगा और बच्चों को टैब के माध्यम से कुछ सिखाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये काम करेंगे, बट अभी हम लोग 6, 7, 8 पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इसका भी एक रोड मैप बनाएंगे कि 5वां क्लास कैसे करें, 4था क्लास कैसे करें। और मैं ये आश्वस्त करूंगा कि जो स्तर का कंप्यूटर ज्ञान है सब जगह, हम लोग 6, 7, 8 में उसको कंप्लीटली, मतलब वो ब्रिज कोर्स से हम पूरा कर लेंगे। थैंक यू सर। एक अभिषेक राज है, प्राथमिक विद्यालय ध्रुव पट्टी धलाड़ मधेपुरा से। ये सर आधार सीडिंग पे सवाल है कि सर बच्चों की नया आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया जटिल है, जिसमें कागजात में जन्म प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है। बहुत सारे बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इसके वैकल्पिक में माता पिता या स्कूल के कोई कागजात का विकल्प दिया जाना चाहिए ताकि इस शिक्षा कोष पर प्रवेश हो सके और सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ से वंचित। देखिए, मेरा विचार ये है कि आधार कार्ड तो सभी बच्चों को होना चाहिए और किसी समस्या का समाधान उसके आउटकम को परिवर्तन करना नहीं चाहिए। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो कोशिश ये है कि जन्म प्रमाण पत्र बने। और सरकार का भी नियम है, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ का भी नियम है कि समय पर जन्म प्रमाण पत्र। हम लोग इस बात पर लगे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जल्दी बने और सही रूप से बन जाए ताकि बच्चे को बाद में शैक्षणिक कार्यों में बिल्कुल कठिनाई नहीं हो। नहीं तो हेडमास्टर या कोई भी स्कूल में, जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था कि बच्चा आया तो हेडमास्टर या जो भी एडमिशन लेते हैं तो अपना जो भी अनुमानित जन्म बर्थ डेट लगा देता था। ये व्यवस्था अब परिवर्तित होनी चाहिए और हम लोग इस बात पर लगे हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सही रूप से बने और जल्दी बने। हम लोग जिला पदाधिकारियों से लगातार मीटिंग करते रहे हैं और उनको यह सुनिश्चित करने के लिए कहे हैं कि सभी बच्चे जितने भी बिना आधार के इनरोल्ड हैं, अभी बिना आधार के भी इनरोल्ड हैं, उनका जल्दी से जल्दी उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाकर उनको आधार इश्यू कराएगा। और मेरा विचार है कि जितने भी विदाउट आधार इनरोल्ड बच्चे हैं, ये अगले इस नवंबर और दिसंबर में मतलब आपका आधार हम लोग बनवा लेंगे। तो हम लोगों ने छूट दी थी कि बिना आधार भी आप एनरोल हो जाइए। शुक्रिया सर। ये एक पूजा बोस है, प्राथमिक विद्यालय जनक पाठ कुल्ला खास कस्बा पूर्णिया, जिला पूर्णिया। ये कह रही हैं कि क्या शिक्षकों द्वारा बच्चों को डायरी में कुशल पूर्वक होमवर्क दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि सभी शिक्षकों को बच्चों की डायरी में कुशल पूर्वक होमवर्क देने के लिए एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हम लोग 2 चीज पर प्रशिक्षण देने की कोशिश में है। एक तो FLN किट का है जिसका, और दूसरा है कि ये डायरी का है। तो ये हम लोग ब्रॉडकास्ट मोड में यूट्यूब के माध्यम से सभी को एक बार फिर से प्रशिक्षण देंगे कि डायरी कैसे लिखी जाती है, क्या अपेक्षा है पेरेंट्स के। और इस डायरी को लेके आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में बैठना है। जो पेरेंट टीचर मीटिंग है, देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग ऐसा नहीं है कि आए बैठे सब लोग अपना स्वागत हुआ फिर विदाई हो गई, नहीं। उसमें ये सब बात होनी है कि कॉपियां बच्चे के पास कितनी हैं, बच्चा समय पे कॉपी लाता है नहीं लाता है, उसका डायरी में क्या स्थिति है, डायरी में उसका होमवर्क जो लिखा गया था क्या वो डायरी का होमवर्क कंप्लीट किया नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेरेंट टीचर मीटिंग में है। और टीचर्स को यह हर हर ये जो दिन है, शाम को हमारे भी टीचर्स लिखते थे, ब्लैक बोर्ड पे होमवर्क लिखते थे, सब बच्चे अपना होमवर्क कॉपी करते थे, टीचर नहीं लिखते थे।
टीचर को केवल इतना ही है कि ब्लैक बोर्ड में आज ये 5 सवाल करके आइए। अब बच्चा घर जाता था, 5 सवाल अगले दिन करके आता था। तो ये टीचर्स के लिए तो कोई इशू नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा सकता है और डायरी में बच्चे अपने नोट करेंगे, और इससे बच्चे कम से कम प्रश्न नोट करना भी सीखते हैं। और पेरेंट्स देखेंगे कि भाई आज बच्चा क्या होमवर्क लिख के लाया है, और अगले दिन लेके जाएगा। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग इसका गहन रूप से अब करने की कोशिश में है। ये देखिए 2-3 चीज़ें हैं ये, एक तो होमवर्क वाला है, क्लास वर्क तो क्लास में ही होता है, दूसरा है कॉपियाँ के बारे में, और फिर एफएलएन किट है। एफएलएन किट भी बहुत महत्वपूर्ण है, इशू है, जो अभी भी मतलब जिस उद्देश्य से हम लोगों ने जो दिया है स्कूलों में, वो अभी भी इशू है उसमें। ये उसी से लगता हुआ लगभग सवाल है। ये कुमकुम कुमारी शिक्षिका मध्य विद्यालय बांक जमालपुर से पूछ रहे हैं, बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए विद्यालय को विगत कुछ वर्षों से तरह तरह की उपयोगी शैक्षिक गतिविधियों संबंधित उपकरण यथा एफएलएन किट, बाल उपयोगी पुस्तकें, खेल सामग्री आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है, परंतु विद्यालय में इन सामग्रियों को रखने व उचित प्रयोग हेतु स्थान नहीं होने के कारण इन सामग्रियों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जो चिंता का विषय है। कृपया इस ओर पर्याप्त ध्यान देखिए, दिया जाए। रखने का तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ जिस स्कूल में भी गया हूँ तो एक ब्राउन कार्टून का बॉक्स रहता है और उसमें भरा रहता है, और तरह तरह के एफएलएन किट हैं, और ऐसा लगता है कि किसी ने उसको छुआ नहीं। और जब जब मैंने हेडमास्टर से पूछा कि इस एफएलएन किट को आपने इस्तेमाल किया, सर अभी जस्ट इस्तेमाल किया, रख दिया। मतलब सबका एक ही तरह का जवाब है कि सर अभी जस्ट इस्तेमाल किया, रखा हुआ है। लेकिन मेरी जानकारी में उसको देखने से लगता है कि अभी तक उसका पैक भी नहीं खुला, और सभी प्रकार के उसमें बहुत सारे किट हैं, बहुत सारे प्रकार के किट हैं। और मतलब अगर उस किट का प्रयोग करें तो बच्चे को एक तो रुचि आएगी, और एक तो उसको लगेगा कि अच्छा ये ऐसे भी सीखा जा सकता है। देखिए, हर चीज किताब से नहीं सीखा जा सकता। ये किट उसको लर्निंग एड है के रूप में है, और लर्निंग एड के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो इसका एक हम लोग एक ऑनलाइन सेशन रखेंगे सभी टीचर्स का, कि भाई आप कैसे, और ये बहुत बड़ी संख्या में टीचर हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि जिला वाइज इसका ऑनलाइन सेशन रखेंगे कि एफएलएन किट का कैसे प्रयोग किया जाए। और रखने का कोई इशू नहीं, एक बड़े से कार्टून में है, आप देखिएगा हर विद्यालय में हेडमास्टर के कमरे में या स्टोर में एक कार्टून के डब्बे में पूरा भरा हुआ है। तो हमको लगता है साल साल आता रहा और भरता रहा। और तो इस बार कम से कम हम लोग नवंबर दिसंबर में यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी स्कूल एफएलएन किट का प्रयोग करते हुए वीडियो डालेंगे, वीडियो भेजेंगे, और इसका सदुपयोग करेंगे। धर्मेंद्र कुमार सिंह ये टीजीटी शिक्षक हैं। ई शिक्षा कोष द्वारा बनाए जाने वाले उपस्थिति को मानवीय बनाया जाए, जैसे 1 महीना में 6 दिन तक 10 बजे तक नहीं आने वाले को निर्दोष गलती मानकर माफ किया जाए, और 6 दिन अगर नहीं आता है तो उसके बाद हर एक दिन के लिए 1/4 आकस्मिक अवकाश काटा जाए। देखिए, हमारे सामान्य प्रशासन में बायोमेट्रिक का गाइडलाइंस इशू है जी, तो हमको लगता है कि लोगों ने उसको देखा नहीं है, हम लोग फिर उसको रिट्रीट कर देंगे। उसमें है मानवीय ही है कि अगर हल्का सा आप लेट आ जाते हैं तो कितना लेट आ सकते हैं, कितने दिन तक आ सकते हैं, तो है उसका, तो उसको हम लोग ठीक कर देंगे। मैं लगता किसी ने वो सामान्य प्रशासन का गाइडलाइंस नहीं पढ़ा है, हम उसको फिर रिट्रीट कर देंगे। हमारे सरकारी कर्मी तो बायोमेट्रिक लगाते ही हैं जी सर, और बहुत पहले से ही लगाते रहे हैं, तो एक है उसका गाइडलाइन। और मेरे ख्याल से जो बायोमेट्रिक का जो ऑर्डर इशूड है उसमें ये अंकित है, सामान्य प्रशासन का ये लागू रहेगा, तो हम फिर सबको जानकारी दे देंगे। थैंक यू सर। ये एक शैलेश कुमार हैं, पीएस हुसैन चक मसौढ़ी से है, पटना से ही हैं सर। ये इनका सवाल है कि शिक्षकों को शिक्षक वाला सम्मान क्यों नहीं मिलता है, क्यों शिक्षकों को कई वर्ग में बांट दिया गया है। हमारा विचार है कि शिक्षक का एक संवर्ग होना चाहिए, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सरकार को अधिक सफलता मिलेगी। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में अगर मेरे डिपार्टमेंट में देखें, आईएएस हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग भी हैं, बिल्कुल, उसका शिक्षा सेवा के लोग भी हैं, और अन्य वित्त सेवा के लोग भी हैं, और भारत सरकार से बहुत सारे प्रतिनिधि सेवा के। तो कभी भी हम लोग काम करते हैं ना, तो ये सब दिखते नहीं कि फलाना प्रशासनिक सेवा का है, फलाना प्रशासनिक सेवा का है,
फलाना शिक्षा सेवा का। देखिए सबका एक उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग को संचालित करना। उसी तरह मेरा विचार यह है कि ये सब भेदभाव जो है ना, ये कागजी भेदभाव है। मतलब ये कागज पे है कि आपका ये फलाना सेवा है, मेरी जानकारी में सबका स्केल एक ही है जी। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपका होना चाहिए कि आप बैठे, आपका मूल जो उद्देश्य है कि बच्चे को पढ़ाना है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप क्यों नहीं देखना चाहते हैं कि ये फलाना शिक्षक है तो फलाना शिक्षक है। तो ये सब कागजी जो भेदभाव है ना, ये आप भूल जाइए। क्योंकि मैं अगर कार्यालय में यही सब भेदभाव करने लग जाऊं कि ये बिहार प्रशासनिक सेवा का है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का है, ये वित्त सेवा का है या अन्य सेवा का है, तब तो रोज झगड़ा होने लग जाए। बिल्कुल सर। और रोज एक दूसरे से लड़ने लग जाए। ठीक है, कोई सबका मूल उद्देश्य है शिक्षा में सुधार लाना और शिक्षकों और बच्चों को पढ़ाना। इसलिए आप यह भूल जाइए। अब एक हेडमास्टर भी आ गए आपके यहाँ, तो आ जाएंगे तो आप कहिएगा नहीं ये तो हेडमास्टर सेवा है। तो ये थोड़ा जो विभिन्न सेवाओं में मतलब मानसिक रूप से आप बांट रहे हैं, ये भूल के आप शिक्षा में ध्यान दें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। 10 सवाल हमने आज लिया है सर। इस वार्ता के माध्यम से हम शिक्षकों से अनुरोध भी करना चाह रहे हैं कि वो ईमेल के माध्यम से प्रश्न पूछें, लेकिन अपने विद्यालय का नाम और जिला का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो हमें मिलते हैं सर, लेकिन वो विद्यालय का नाम और अपने जिला का नाम छोड़ देते हैं। सर ये अच्छी बात है कि लगभग 3000 से ऊपर सवाल शिक्षकों ने पूछा है सर, तो हम बारी बारी से सवाल ले रहे हैं और जो सवाल एक बार पूछ लिए गए हम लोग चाहते हैं कि फिर नए सवाल लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर।